नमस्कार मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर उपस्थित हूँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया सी कहानी लेकर, प्यारी और भावभीनी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी का नाम है अपने पराए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे परम, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? भला ये भी कोई बात हुई? वहाँ मम्मी इंतजार कर रही होगी। पापा का ऑपरेशन होना है और मुझे वहाँ होना ही चाहिए, और तुम हो कि अभी तक तैयार ही नहीं हुए हो। आयशा बैग में जरूरी सामान रखते हुए परम से बोली। उसकी बात सुनकर चाय पीते हुए परम ने अपना कप एक तरफ रखा और बोला, अरे यार चले जाएंगे ना, इतनी जल्दी भी क्या है? वहाँ तुम्हारे भाई भाभी सब तो हैं, फिर क्यों इतनी परेशान हो रही हो? वैसे भी एक छोटा सा ही ऑपरेशन तो है, और जो जिसका दर्द हो वो उसे खुद ही झेलना है। वहाँ भला हम क्या कर लेंगे? उसकी बात सुनकर आयशा के हाथ कपड़े जमाते जमाते वहीं रुक गए। कैसी बात कर रहे हो तुम? भाई भाभी सब अपनी जगह हैं और मैं अपनी जगह हूँ। आखिर मैं भी तो बेटी हूँ, मुझे भी तो उनकी चिंता होती है। सभी बच्चों के वहाँ होने से मेरी मम्मी को भी हिम्मत मिलेगी। और ऑपरेशन छोटा सा है तो क्या हुआ, है तो ऑपरेशन है ना। हम सभी को वहाँ देखकर पापा को भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अच्छा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। वैसे भी अपेंडिक्स का तो ऑपरेशन है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा और 2 एक दिन में छुट्टी भी मिल जाएगी। मैं घर पर ही आकर मिल लूँगा। वैसे भी मुझे बहुत काम है। तुम्हारे काम ज़्यादा ज़रूरी है या मेरे पापा ज़्यादा ज़रूरी है? अगर काम के पीछे इतना ही भागना था तो शादी क्यों की थी तुमने? किसी रिश्ते की अहमियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। अचानक ही परम के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक हंसी आ गई। वो बोला, ये तुम कह रही हो? तुम्हारे मुंह से तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। उसकी बात सुनते ही आयशा चेप कर चुप हो गई। ये देखकर परम बोला, अपने मायके पर बात आई तो दुख हुआ। मायके का दुख दुख है और ससुराल का दुख कुछ भी नहीं। अपने पापा के छोटे से ऑपरेशन में तुम इतना घबरा रही हो तो सोचो मेरे परिवार पर उस समय क्या बीती थी। तब तो तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन देना तक जरूरी नहीं समझा था। तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण आज मेरे सभी रिश्ते तनाव से भर गए, जिसे मैं चाह कर भी हटा नहीं पा रहा। कहते कहते परम की आंखों में आंसू उतर आए। उसका गला भी बोलते बोलते भर्रा गया था। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर मुझसे उम्मीद मत करना। इसके आगे परम कुछ नहीं बोला, अपना लैपटॉप लेकर अपने काम में लग गया। ये देखकर आयशा भी चुपचाप अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल आई। उसे पता था कि अब परम को कुछ भी बोलना बेकार है। अगर ज्यादा कुछ बोला तो वो लड़ पड़ेगा। आखिर गलती तो आयशा की ही थी, इसलिए खुद ही कैब बुक करी और अस्पताल को रवाना हो गई। इधर परम कमरे में बैठा हुआ लैपटॉप पर अपने परिवार के फोटोज देख रहा था। कितनी प्यारी तस्वीर थी। माँ और बाबा एक साथ मुस्कुरा रहे थे। भाई भाभी के बीच में हंसी ठिठोली करता हुआ परम भी खड़ा हुआ था, जबकि 5 साल का भतीजा उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। एक हंसते खेलते परिवार की तस्वीर ऐसी ही तो होती है। तस्वीर देखते देखते अभी कुछ महीने पहले की बात उसके दिमाग में घूमने लगी। आयशा और परम का अरेंज मैरिज ही था, पर आयशा शुरू से ही अपने ससुराल वालों से घुल मिल नहीं पाई थी। कारण बहुत छोटा सा था। परम का परिवार गांव में रहने वाला एक सीधा साधा सा परिवार था, छल कपट से दूर। भाई राजन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर समझदार बहुत थे। ये तो सच ही है कि पढ़ाई लिखाई और समझदारी का कोई रिश्ता है क्या? भाई राजन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर समझदार बहुत थे। पिता एक छोटे किसान थे। वो एक बच्चे की ही शिक्षा पूरी करवा सकते थे, तो बड़े भाई ने फैसला लिया कि वो परम को आगे पढ़ाएंगे। राजन ने पिता के साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। भाभी ने भी कभी टोका टाकी नहीं की। जब परम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया, तब उसका विवाह आयशा के साथ कर दिया। आयशा शहर में पली बड़ी लड़की। शादी के 3 4 दिन तक उसे ससुराल में रहने का मौका मिला, लेकिन शहर में पली बड़ी आयशा को वहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खैर, परम की नौकरी तो शहर में थी ही। उसे तो पता था कि उसे शहर में जाकर रहना है, इसलिए जैसे तैसे वो 2 3 दिन भी झेल गई, लेकिन उसके बाद पलटकर गांव कभी नहीं गई। एक दिन बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। अचानक इतना पैसा कहाँ से आए, वो भी एक छोटे किसान के पास?
इसलिए उन्होंने परम को फ़ोन लगाया, पर उस दिन परम ज़रूरी मीटिंग में था, इसलिए उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इस कारण राजन ने आयशा को फ़ोन लगाया। आयशा बहू, वो बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अस्पताल में उनके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए परम को फ़ोन लगाया था, पर परम फ़ोन उठा नहीं रहा है। क्या तुम उस तक मेरा संदेश पहुंचा दोगी? उसका ऑफिस घर से 15 मिनट की दूरी पर ही है, ये बहुत ज़रूरी है। जी भैया जी, मैं देखती हूँ, मैं आपका मैसेज उन तक पहुँचाती हूँ, आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। बस पैसों के लिए फ़ोन कर दिया, छोटा भाई ना हुआ, पैसे कमाने के मशीन हो गया। सरकारी अस्पताल में इलाज करा लेते, लेकिन नहीं, यहाँ तो भाई कमा रहा है ना। बड़बड़ाती हुई आयशा अपने ही कामों में उलझ गई। उसने परम के ऑफिस में जाने की जहमत भी ना उठाई। 15 मिनट के बाद राजन का दोबारा फ़ोन आया तो इस बार आयशा ने फ़ोन उठाया ही नहीं। वो तो जानती थी कि परम कम से कम 2-3 घंटे तक फ़ोन उठाएगा नहीं, क्योंकि आज सुबह ही मीटिंग के कारण उसने फ़ोन के लिए मना कर दिया था। जब बार बार राजन का फ़ोन आने लगा तो खींच कर उसने फ़ोन उठा लिया, लेकिन इस बार राजन की जगह माँ जी बोल रही थी। अरे बहुरिया, जरा परम से बात करवा देना बिटिया, बहुत ज़रूरी है, बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है, उससे बात कर लेंगे तो थोड़ी हिम्मत उनको मिलेगी। अब माँ जी, मैं भी क्या करूँ, ये ज़रूरी मीटिंग में है, नहीं तो मैं आपकी बात करवाई देती ना। अब आप तो गांव में बैठे हो, पर यहाँ शहर में भी तो 10 समस्याएं हैं, इनको भी तो अपने ऊपर वालों को जवाब देना पड़ता है। मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? आयशा चिढ़कर बोली। बहुरिया तनिक सुन तो, पर आयशा ने फ़ोन काट दिया और साथ ही उसे वाइब्रेशन पर भी कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। अब कम से कम मैं 2 घंटे तक चैन की नींद सोना चाहती हूँ। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के लिए नहीं उठूंगी, कहकर वो अपनी नींद पूरी करने लग गई। लेकिन अभी 1 घंटा ही हुआ था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, जिससे आयशा की नींद खुल गई। इस समय दोपहर में कौन आया होगा घर? चैन से सोने भी नहीं देते। बड़बड़ाती हुई आयशा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने परम गुस्से में खड़ा हुआ था। आयशा कुछ कहती, इससे पहले ही परम ने अंदर आते हुए आयशा को गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। मेरे बाबा को मार दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक तो गाल पर पड़ा थप्पड़, ऊपर से बाबा की मौत की खबर सुनकर आयशा हक्की बक्की रह गई। वो कुछ भी नहीं कह पाई, लेकिन तब तक उसके माता पिता वहां पहुंच गए और उन्होंने परम को रोकते हुए कहा, यह सब बात की बात है दामाद जी, फिलहाल तो आप निकलने की तैयारी कीजिए, हम कार लेकर आए हैं, उसी से रवाना होते हैं, जल्दी चलिए। आखिर अपने सास ससुर के समझाने पर परम ने फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखे और बाहर आ गया। वहीं आयशा अभी भी वैसे ही खड़ी थी। ये देखकर उसकी मम्मी बोली, तुम्हें अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? एक तो तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण वैसे ही। अब छोड़ो, फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखो और चलो। अपने गालों को सहलाते हुए आंखों में आंसू लिए आयशा ने फटाफट अपने बैग में 2 जोड़ी कपड़े रखे और वहां से बाहर आ गई। उसे देखकर परम की आंखों में अंगारे बरस रहे थे, इसलिए उसने उसकी तरफ से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो लोग कार में बैठ गए। आयशा के भाई ने कार गांव की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद वे लोग गांव पहुंचे तो वहां मातम पसरा हुआ था। घर से जोर जोर से रोने धोने की आवाजें आ रही थी। लोग बाहर खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। परम कार से उतरते ही बदहवासा पिता की अर्थी की तरफ भागा, जो बाहर बरामदे में ही सजा कर रख दी गई थी। वो अपने पिता के पैरों पर सिर रखकर रो पड़ा। अब क्या लेने के लिए आया परम? तू तो बड़ा आदमी हो गया है, शहर में तुझे बहुत काम है, तेरा बास तुझे 10 बातें सुनाएगा। जा, तू जा, मैं देख लूंगा अपने बाबा को, अचानक राजन ने कहा। उसकी बात सुनकर परम हक्का बक्का उसे देखता रह गया। कब से फोन लगा रहा था तुझे, तू अब आया है? मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी तो तुझे फोन लगा कर कह रहा था। भगवान ने भी यही दिन दिखाने के लिए पैदा किया था कि अपने पिता के इलाज के लिए भी पैसा न जोड़ पाया मैं। भाई मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था, मुझे सचमुच कुछ भी पता नहीं था। बाबा के लिए तो ये जान भी हाजिर थी, पैसा तो छोटी बात है। परम जबरदस्ती अपने भाई के गले लगता हुआ बोला, अब तेरी जान का क्या करूंगा मैं? तू जा, तू मेरे मन से उतर गया है आज, कहकर राजन ने परम को परे हटा दिया। लेकिन अंतिम संस्कार तो होना ही था, सो बाबा का अंतिम संस्कार तो हो गया। 15 दिन परम वहीं रहा, लेकिन राजन ने उसे ठीक से बात तक नहीं की। इन 15 दिनों में आयशा ने भी माफी मांगी, पर जो हो चुका था वो तो हो चुका था। परम ने वहीं पर फैसला ले लिया था कि अब वो आयशा के साथ नहीं रहेगा। लेकिन माँ ने उसे समझाया, तेरे बाबा तो इस दुनिया से चले गए बेटा, अब तू ये रिश्ता क्यों तोड़ रहा है? अपनी गलती की माफी मांग तो रही है वो, खबरदार जो तूने उससे रिश्ता तोड़ने की बात की।
माफ करने वाला बड़ा होता है हमेशा। माँ के आगे परम की बिल्कुल न चली। वो शहर वापस आ तो गया, लेकिन ये टीस हमेशा उसके मन में रही। घर में सब उससे बात करते हैं, पर राजन परम से कभी भी फोन पर बात नहीं करता। हालांकि इस बात को भी महीनों बीत चुके हैं। माँ के बीच में पड़ने के कारण उसका और आयशा का रिश्ता भी नॉर्मल हो चुका है। इधर आयशा हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। पापा का ऑपरेशन हो चुका था, पर मम्मी ने एक बार भी नहीं पूछा कि परम क्यों नहीं आया। आखिर वो भी अच्छे से जानती थी उनकी बेटी ने हरकत ऐसी की है, वो परम से क्या शिकायत करे। खैर, 1 घंटे बाद जब आयशा वापस आने के लिए निकल रही थी तो परम उसके पापा से मिलने आ गया। परम को देखकर उसके पापा बहुत खुश हुए। उनका हालचाल पूछने के बाद परम वहाँ से रवाना होने लगा। तब आयशा धीरे से बोली, थैंक यू, तो मेरे पापा से मिलने आए। उसकी बात सुनकर परम ने सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखा और कहा, ये मेरी माँ के संस्कार है। उसने कहा था कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है, और फिर तुम्हारे पापा की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। कहकर परम नीचे आ गया। पीछे पीछे आयशा भी उतर आई और दोनों अपने घर की ओर रवाना हो गए। हर रिश्ते को निभाने के लिए परवाह और सम्मान की जरूरत होती है, और जब रिश्ते नए होते हैं तब तो उन्हें ज्यादा ही संभालने की जरूरत होती है। रूखा और उपेक्षापूर्ण व्यवहार रिश्तों में हमेशा के लिए तनाव और खटास भर देता है। मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके अनमोल सुझाव मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर करें जिन्हें कहानी सुनने में इंटरेस्ट हो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।